हेलो दोस्तों, स्टडी लैब में आपका स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स के कुछ एमसीक्यूज़ देखेंगे जो कि आपके यूपीएससी, एसएससी, आईबीपीएस जैसे परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। तो आइए चलते हैं, इन क्वेश्चंस को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री हैज़ एग्रीड टू बी द चीफ गेस्ट ऑफ 72nd रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। भारत के 72वें गणतंत्र दिवस पर किस देश के राष्ट्रपति ने मुख्य अतिथि होने की स्वीकृति प्रदान की है? तो पहला ऑप्शन है सेशल्स, दूसरा सूरीनेम, तीसरा एल साल्वाडोर और चौथा मालदीव्स। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, सूरीनेम। सूरीनेम के राष्ट्रपति ने, जो कि चंद्रिका प्रकाश संतोखी हैं, उन्होंने यह स्वीकृति प्रदान की है। इससे पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के आने की संभावना था, लेकिन कोविड की वजह से वो नहीं आ सके, तो सूरीनेम के राष्ट्रपति इस अवसर पर आ रहे हैं। तो अब हम सूरीनेम के बारे में थोड़ा सा जान लें कि सूरीनेम कहाँ है। तो साउथ अमेरिका का यह एक छोटा सा देश है, बल्कि साउथ अमेरिका का यह क्षेत्रफल में सबसे छोटा देश है। साउथ अमेरिका का यह क्षेत्रफल में सबसे छोटा देश है। और उसी तरह जिस तरह की सेशल्स जो है वो अफ्रीका का सबसे छोटा देश है, एल साल्वाडोर जो है वो नॉर्थ अमेरिका का सबसे छोटा देश है, मालदीव्स जो है वो एशिया का सबसे छोटा देश है। तो सूरीनेम के बारे में, सूरीनेम की राजधानी जो है वो पैरामावो है, और यहाँ का जो करेंसी है वो सूरीनेमीज डॉलर है, सूरीनेमीज डॉलर है। और यहाँ सबसे खास बात क्या है कि ये जो जगह है वो बॉक्साइट जैसे खनिज, बॉक्साइट या पेट्रोलियम या गोल्ड, इन जैसे खनिजों के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ पर उसके रिच सोर्स हैं, तो इस वजह से ये काफ़ी महत्वपूर्ण देश है। कैपिटल ऑफ सूरीनेम पैरामावो, प्रेसिडेंट ऑफ सूरीनेम चंद्रिका प्रसाद संतोखी, करेंसी सूरीनेमीज डॉलर। अगला सवाल देखते हैं, इंडियाज फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी इज गोइंग टू बी सेटअप एट। पहला लिथियम रिफाइनरी भारत का कहाँ सेटअप होने जा रहा है? ऑप्शंस है आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात या राजस्थान। तो आपका सही जवाब है गुजरात। गुजरात में इस लिथियम रिफाइनरी को सेटअप किया जाएगा। तो सबसे पहले तो हम थोड़ा सा लिथियम के बारे में जान लें कि लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, एटॉमिक मास 7। अब ये रिफाइनरी के बारे में जान लें कि ये रिफाइनरी जो है वो ऑस्ट्रेलियन एक कंपनी है नियो मेटल्स, उसके साथ समझौता करके ये रिफाइनरी सेटअप किया जा रहा है। इस रिफाइनरी के सेटअप होने से होगा क्या? तो इस रिफाइनरी के सेटअप होने से जो भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंडस्ट्री है, जो अभी काफ़ी अच्छी इंडस्ट्री मानी जा रही है आने वाले दिनों में, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री जो है इसे काफ़ी बूस्ट मिलेगा, काफ़ी अच्छा इसमें उन्नति होने की संभावना है। तो इसीलिए यह रिफाइनरी सेटअप की जा रही है। अब आते हैं हम गुजरात के बारे में कुछ जानकारी ले लें। तो गुजरात, जिसका कि राजधानी क्या है? गांधीनगर। अहमदाबाद से करीब 32 किलोमीटर दूर पर है ये गांधीनगर। यहाँ के सीएम है विजय रूपाणी, और यहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं। कुल 182 विधानसभा सीटें हैं, लोकसभा सीटें कुल 26 हैं, राज्यसभा सीटें 11 हैं। ये भी कभी कभार सवाल आ जाता है, इसलिए इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। लिथियम के बारे में यहाँ जानकारी दी हुई है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, एटॉमिक मास 7, और ये जो है लिथियम इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री को बूस्ट करेगा। आइए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। द थीम फॉर नेशनल यूथ डे 2021 इज। सबसे पहले तो नेशनल यूथ डे क्यों मनाया जाता है और कब मनाया जाता है? तो नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है?
क्योंकि इस दिन स्वामी विवेकानंद का बर्थडे है, तो इस वजह से यह नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। तो इस साल 2021 में नेशनल यूथ डे का जो थीम है वो क्या है? पहला ऑप्शन है चैनलाइजिंग यूथ फॉर नेशन बिल्डिंग, दूसरा ऑप्शन है युवा उत्साह नए भारत का, तीसरा है ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन और चौथा है संकल्प से सिद्धि। तो इसका सही जवाब है युवा उत्साह नए भारत का, ये याद रखिएगा। अब हम कुछ जानकारी ले लें स्वामी विवेकानंद के बारे में। पहले तो इनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था और इनका जन्म जो है वो 12 जनवरी 1863 को हुआ था। इन्होंने रामकृष्ण आश्रम की स्थापना की थी, रामकृष्ण आश्रम या रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ, ये दोनों रामकृष्ण मिशन या रामकृष्ण मठ की स्थापना इन्होंने की थी। और एक और जानकारी ले लें कि नेशनल यूथ डे जिस तरह 12 जनवरी को मनाया जाता है, उसी तरह से वर्ल्ड यूथ डे, यह सवाल भी पूछा जाता है, यह 12 अगस्त को मनाया जाता है, याद रखिएगा, यह 12 अगस्त को मनाया जाता है। और भारत में नेशनल यूथ डे जो है यह 1985 से मनाया जाता है। 1984 में सरकार ने इसके लिए अनुमोदन किया था और 1985 से इसे मनाया जा रहा है। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा अगला सवाल है विच कंट्री हैज अनाउंस्ड अ लोन असिस्टेंस ऑफ ₹2133 करोड़ टू इंडिया टू कम्पीट विद कोविड-19। कोविड-19 से लड़ने के लिए किस देश ने भारत को लोन दिया है? 2133 करोड़ का। ऑप्शन है आपके यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया या जापान। तो इसका सही जवाब है जापान। जापान ने हमें यह लोन दिया है। यह लोन जो है यह करीब 30 बिलियन येन के बराबर है। येन जो कि वहाँ की राजधानी है, माफ़ कीजिएगा, येन जो कि वहाँ की करेंसी है उसके बराबर है। आइए हम जापान के बारे में कुछ चीज़ें जान लें। जापान की करेंसी मैंने अभी बताया वो येन है और जापान की राजधानी जो है वो टोक्यो है। जापान के प्रधानमंत्री का नाम हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया था, योशिहिदे सुगा वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। तो आइए अब कैपिटल ऑफ जापान टोक्यो, करेंसी जापानीज येन और प्राइम मिनिस्टर योशिहिदे सुगा। आइए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। Which country has announced the launch of a city with zero roads, zero cars and zero carbon emission? कौन सा ऐसा देश है जिसने कि जीरो रोड, जीरो कार और जीरो कार्बन एमिशन के साथ एक शहर बनाने की योजना रखी है? ऑप्शन है आपके सऊदी अरबिया, ओमान, कतर और यूएई। और इसका सही जवाब है सऊदी अरब। सऊदी अरब के बारे में कुछ चीज़ें जान लें कि सऊदी अरब जो है इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी रियाद है। इसकी करेंसी क्या है? इसकी करेंसी रियाल है, सऊदी रियाल जिसे कहते हैं। अब इसके बारे में एक कुछ चीज़ें और जान लें कि ये वेस्टर्न एशिया का लार्जेस्ट सॉवरेन स्टेट है, लार्जेस्ट सॉवरेन स्टेट है, स्वायत्त देश है, सबसे बड़ा स्वायत्त देश है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है जो कि कभी सवालों में आ जाता है कि एक ऐसा देश है जहाँ की पर्शियन गल्फ कोस्ट और रेड सी कोस्ट दोनों ही इस देश में पड़ते हैं। इस देश में दोनों ही पड़ते हैं, इसीलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके नॉर्थ में जो है वो जॉर्डन और ईरान है, जॉर्डन, ईरान। इसके नॉर्थ ईस्ट में अगर जाएं तो कुवैत है, यहाँ इजिप्ट है। यहाँ पर साउथ ईस्ट में अगर हम देखें तो यहाँ ओमान है। और अगर बिल्कुल ही साउथ में देखें तो यमन है। इधर ईस्ट में अगर हम देखते हैं तो कतर है, बहरीन है और यूएई जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, यूएई है यहाँ पर ईस्ट में इसके। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण देश है। और यहाँ के जो
राजा हैं उनका नाम सलमान है और उनके जो राजकुमार है क्राउन प्रिंस जिसे कहा जाता है वो मोहम्मद बिन सलमान है। ओनली कंट्री विद रेड सी कोस्ट एंड पर्सियन गल्फ कोस्ट, मैंने बता दिया था अभी। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच कंट्री विल बी द फोकस ऑफ 51st IFFI? IFFI क्या है? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है वो हर साल भारत में गोवा में होता है। ये नवंबर के आसपास होता है, लेकिन कोविड की वजह से इस बार वो ये जनवरी में हो रहा है। ये 2020 का ही होना है, ये नवंबर 2020 में ना होकर के 2021 में हो रहा है। 16 से 24 जनवरी 2021 तक ये फेस्टिवल चलेगा। तो ये फेस्टिवल क्यों मनाया जा रहा है? तो ये फेस्टिवल मनाया जाता है सिनेमा को की उत्कृष्टता को एक मौका देने के लिए और उसे सम्मान देने के लिए। तो इस साल कौन सा देश है जो कि इसके फोकस में रहेगा? आपके ऑप्शंस हैं नेपाल, बांग्लादेश, डेनमार्क और जापान, और सही जवाब है बांग्लादेश। बांग्लादेश इसका फोकस कंट्री रहेगा। फोकस कंट्री का कहने का मतलब है कि बांग्लादेश के कुछ चार फिल्में दिखाई जाएंगी और उससे उसकी जो सिनेमाई उत्कृष्टता है, जो सिनेमैटिक एक्सेलेंस है और उसका जो कंट्रीब्यूशन है फिल्म इंडस्ट्री में, उसको रिकॉग्नाइज करने की कोशिश की जाएगी, उसको एक पहचान देने की कोशिश की जाएगी। तो बांग्लादेश को कंट्री ऑफ फोकस इस बार बनाया गया है। अब आपको ये बता दें कि ये डेनमार्क ऑप्शन और जापान ऑप्शन क्यों आया, क्योंकि डेनमार्क की जो फिल्म है जो कि ऑस्कर के लिए उसने ऑफिशियल एंट्री की है, डेनमार्क की जो ऑफिशियल एंट्री फिल्म मूवी है अनदर राउंड नाम है उसका, अनदर राउंड, ये ओपनिंग मूवी होगी इस फिल्म फेस्टिवल की। इस फिल्म फेस्टिवल की ओपनिंग मूवी अनदर राउंड है जो कि डेनमार्क की मूवी है और वो डेनमार्क की ऑफिशियल एंट्री है। और वाइफ ऑफ ए स्पाई, वाइफ ऑफ ए स्पाई ये जापान की मूवी है, ये क्लोजिंग मूवी बनेगी, ये क्लोजिंग मूवी होगी। चलते हैं अगले। चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली इन विच स्टेट? एक ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था, ये किस राज्य में हुआ था? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर। और इसका सही जवाब है मणिपुर। मणिपुर में ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था। सेनापति वहाँ का एक जिला है, वहाँ पर इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। ये है मणिपुर। इसकी राजधानी हम जानते हैं, इसकी राजधानी क्या है? इम्फाल इसकी राजधानी है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह। यहाँ की गवर्नर नजमा हेपतुल्ला, नजमा हेपतुल्ला यहाँ की मुख्यमंत्री। यहाँ के लोकसभा सीटें 2 लोकसभा सीटें हैं और राज्यसभा की 1 सीट है। विधानसभा की 60 सीट है, विधानसभा की 60 सीटें हैं यहाँ पर। यहाँ मणिपुर, नागालैंड, इन दोनों जगहों पर राज्यसभा की 1 सीट है और विधानसभा की 60 सीट है। नागालैंड में लोकसभा की सिर्फ 1 सीट है। यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो भाषा है, वो मेती कही जाती है, वो मेती है। नागालैंड उसके बगल में है, लेकिन नागालैंड की ऑफिशियल भाषा अंग्रेजी है, इंग्लिश है। ये क्वेश्चंस नॉर्थ ईस्ट के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। अब हम आपको बता दें कुछ और जानकारी कि यहाँ का जो स्टेट एनिमल है उसे क्या कहा जाता है। स्टेट एनिमल का वहाँ पर नाम सांगाई है, लेकिन उसे ब्राउ एंटल्ड डियर भी कहा जाता है, ब्राउ एंटल्ड डियर भी कहा जाता है। और ये एक स्पेशल काइंड ऑफ डियर है जो कि सिर्फ मणिपुर में पाया जाता है। मणिपुर के लोकटक लेक में इसकी ओरिजिनल बेस है, ओरिजिनल इनहेबिटेंट जो है वो लोकटक लेक का है। और लोकटक लेक जो है वो एक वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। और वहीं पर एक नेशनल पार्क है, जिस नेशनल पार्क का नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहा जाता है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहा जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सवाल आता है, लोकटक लेक ये सवाल आता है, सांगाई ये सवाल भी आता है। ये तीनों सवाल ज़्यादातर पूछे जाते हैं।
तो ये आप ये तीनों याद रखिएगा। चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह, कैपिटल इम्फाल, गवर्नर नजमा हेपतुल्ला, स्टेट एनिमल सांगाई जिसको कि ब्राउ एंटल डियर भी कहा जाता है, और इसका जो बायोलॉजिकल नेम है वो है रिकर्वस एल्डी, इसीलिए इसे कभी कभार एल्ड्स डियर भी कहा जाता है, एल्ड्स डियर भी कहा जाता है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है वो ओनली फ्लोटिंग पार्क इन द वर्ल्ड है। लोकटक लेक वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। आइए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। Who has been recently appointed as Director General of CISF? CISF के DG महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं राकेश अस्थाना, डॉक्टर AP माहेश्वरी, सुबोध कुमार जायसवाल या सूरज सिंह देसवाल। तो सही जवाब है सुबोध कुमार जायसवाल। सुबोध कुमार जायसवाल जो हैं वो CISF के DG हैं। राकेश अस्थाना ये BSF के DG हैं। AP माहेश्वरी ये CRPF के DG हैं। और सूरज सिंह देसवाल जो हैं ये ITBP के DG हैं। ये सभी पैरामिलिट्री फोर्स कही जाती हैं। ये है सुबोध कुमार जायसवाल, SK जायसवाल। आइए अब अगले सवाल की तरफ। फॉर विच सेक्टर सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम हैज बीन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय यूनियन होम मिनिस्टर? हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने इसे लॉन्च किया है, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम। ये किस के लिए लॉन्च किया गया है, किस विभाग के लिए या किस सेक्टर के लिए? आपके ऑप्शंस हैं डिस्कॉम्स, कोल माइंस, कॉपर माइंस, स्टील प्लांट्स, और सही जवाब है कोल माइंस। कोल माइंस के लिए इसे लॉन्च किया गया है। ऐसा इसलिए है कि कोल माइन का पूरा डिजिटलीकरण किया गया है ताकि माइंस की जो हम ये कोई भी उसमें ऑपरेशंस होते हैं या उसमें कोई भी क्लियरेंस वगैरह जो माइनिंग के लिए चाहिए होती है वो आराम से हो सके। और हमारा मानना है कि हम जो हैं वो 4th लार्जेस्ट, ये जानकारी आप ले रख लीजिए, ये याद रखिएगा, हम 4th लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर हैं। मतलब हमारे पास जो रिज़र्व है, कोल रिज़र्व है, वो पूरे विश्व में 4th लार्जेस्ट है। लेकिन फिर भी हम 2nd लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं, 2nd लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं। फर्स्ट कौन है? फर्स्ट है चाइना। चाइना फर्स्ट मतलब हाईएस्ट लार्जेस्ट इंपोर्टर है और हम 2nd लार्जेस्ट इंपोर्टर है। तो हमारा ये कोशिश है कि ये कोल माइनिंग का जो पूरा प्रोसेस है वो इजी हो जाए, जिससे कि हमें इंपोर्ट कम से कम करना पड़े। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। फॉर विच स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज रिपोर्टेड फॉर प्रोबेबल वैनेडियम डिपॉजिट्स इन इंडिया? वैनेडियम एक मेटल होता है, सिल्वरी ग्रे कलर का मेटल होता है, और ये काफ़ी उपयोगी होता है क्योंकि ये मैलेबल भी होता है, डक्टाइल भी होता है। मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी जो है वो मेटल के प्रॉपर्टी होते हैं। तो ये मैलेबल भी होता है और ये डक्टाइल भी होता है, यानी कि इसे तार के रूप में भी खींचा जा सकता है और इसे सीट के रूप में भी खींचा जा सकता है, चदरे के रूप में भी खींचा जा सकता है और तार के रूप में भी खींचा जा सकता है। तो वैनेडियम का एटॉमिक नंबर हम बता दें, वैनेडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 23। और एटॉमिक मास, वैसे एटॉमिक मास पूछना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कभी अगर पूछ दिया, एटॉमिक मास 51 होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो वैनेडियम डिपॉजिट्स कहाँ पाया गया है, यह सवाल है। ऑप्शन है आपके झारखंड, मिजोरम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, और इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ये मिला है। तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में कुछ चीज़ें जान लें कि अरुणाचल प्रदेश जो है, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खंडू, और यहाँ की राजधानी क्या है? ईटानगर। ठीक है, अब हम वैनेडियम डिपॉजिट्स के बारे में कुछ बातें जो बताना रह गया वो मैं आपको बता दूं। चाइना जो है वो वर्ल्ड का 57% वैनेडियम रिजर्व प्रोड्यूस करता है और हाईएस्ट यूज़ भी करता है, 44% वो यूज़ भी कर लेता है। अब इसका यूज़ होता कहाँ है? तो इसका यूज़ जो होता है वो होता है फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है ऑटोमेटिव सेक्टर में,
गाड़ियों में या फिर हवाई जहाज़ के जो फ्यूल होते हैं उन सब इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है। इसीलिए इसका मिलना भारत में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। तो अब हम आ जाते हैं फिर वापस अरुणाचल की तरफ। तो अरुणाचल की जो लोकसभा सीटें हैं वो कितनी हैं? 2, राज्यसभा सीटें 1 और विधानसभा सीटें 60। कैपिटल ईटानगर, चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू, गवर्नर बीडी मिश्रा। स्टेट एनिमल जो है वो है मिथुन। मिथुन एक गाय की तरह ही जानवर होता है, वो स्टेट एनिमल है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो कभी कभार पूछ देता है कि नामदाफा नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो नामदाफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। ये बिल्कुल ही ईस्ट में पड़ता है, बिल्कुल ही भारत का सबसे ईस्ट में पड़ता है। बल्कि एक गांव जो है वो, जो कि भारत का सबसे ईस्ट का जो गांव है, सबसे पूर्वोत्तर में जो गांव है हमारा, सबसे पूर्वी गांव जो है वो नामदाफा नेशनल पार्क के पास में ही है। तो ये जानकारी भी आप रख लीजिए। अब मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्टडी लैंप को, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।